दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 40 ग्राम अनाज और 8 ग्राम चना अगर आपको एक दो दिन नहीं 5 महीने तक सिर्फ 2 वक्त यही परोसा जाए तो उसके बाद आपकी हालत क्या होगी यह सोच कर देखिए। 40 ग्राम अनाज और 8 ग्राम चना यही है पूरा भोजन। क्योंकि भारत के सबसे बड़े मिशन का मौजूदा सच यही है कि जो 5 किलो अनाज 5 महीने तक बंटना है उसके भीतर का यह सच है। और आज इसकी परतें हम इसलिए खोलना चाहते हैं क्योंकि आप ही के सवाल थे कि इस देश के भीतर का जो पूरा ऐलान किया गया है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर अगले 5 महीने तक जीना है, उसके भीतर का सच क्या है। दरअसल इन परतों को हम खोलना शुरू करें उससे पहले हमें लगता है कि आज हमें याद आ रहा है 5.5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हार्वर्ड बनाम हार्डवर्क का जिक्र किया था। और उस वक्त लगा यही था कि इस देश के प्रधानमंत्री हार्ड वर्क पर ध्यान देते हैं, यानी एजुकेशन साथ रहेगी लेकिन हार्ड वर्क के जरिए इस देश के मुश्किल सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बीच से रास्ता निकालेंगे। क्योंकि हार्वर्ड की कोई पढ़ाई भारत के दलित समाज, अल्पसंख्यक समुदाय, ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, महानगर का जीवन, विषमता, असमानता, इसका पाठ नहीं पढ़ा पाएगी। तो हार्डवर्क के जरिए प्रधानमंत्री कोई रास्ता निकालेंगे और इस देश को एक लिहाज से मथेंगे। लेकिन इन सारे 5 बरस में एक एक पन्ने अगर आप खोलते चले जाएंगे तो आपको हैरत होगी कि पढ़े लिखे लोगों से ही इस सरकार को बैर है। उसको बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई इस देश का व्यक्ति पढ़ लिख कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर शोहरत हासिल कर ले तो वह उस पर गर्व नहीं करती है बल्कि उसे अपना विरोधी मान लेती है। ऐसी परिस्थितियां दुनिया के किसी भी देश में किसी भी राजनीतिक सत्ता के जरिए आपको नहीं मिलेगी। भारत में भी नहीं थी, भारत में इससे पहले भी नहीं थी। हमें लगता है इन दोनों चीजों को आज मिला डालिए और जरा इस देश की परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर हम शुरुआत इस बात से करें कि देश की सरकार की सोच से इतर जो भी समझ रखता है और उसको अगर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है तो सरकार उसे पचा ही नहीं पाती है। मसलन नोबेल पुरस्कार विजेता को सरकार पचा नहीं पाएगी अगर उसकी थ्योरी, उसकी फिलॉसफी सरकार के अनुकूल नहीं है। तो सरकार की समझ राजनीति साधने के लिए है, लेकिन जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी को सम्मान मिलता है तो वह सोशल साइंस से जुड़ा होता है या किसी नई सोच को इजाद करने वाला होता है। उसको भी पचा पाने की स्थिति में मौजूदा राजनीतिक सत्ता नहीं है। दरअसल इस बात का जिक्र आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कश्मीर की कल एक तस्वीर जब हर किसी के सामने आई जिसमें एक दादा की मौत और उनके पेट पर बैठा हुआ 3 बरस का बच्चा, यह तस्वीर मानवीय तौर पर किसी को भी हिला देगी। लेकिन इस पर सत्ताधारी दल के एक व्यक्ति ने जब कहा कि यह तस्वीर किसी को पुलित्जर पुरस्कार दिला देगी और इसीलिए यह तस्वीर खींची गई है तो इससे विभत्स कुछ हो नहीं सकता है। हमें लगता है कि इस देश के भीतर में जो इंस्टीट्यूशन की अपनी स्वायत्तता है, जो उसकी स्वतंत्रता है, अगर वो सत्ता को ठीक नहीं लगती है तो सत्ता उसे खत्म कर देती है। यानी सत्ता की एक अधिनायकवादी सोच, एक तानाशाही सोच या कहें एक अलोकतांत्रिक सोच जो लोकतांत्रिक नहीं है, उस सोच को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये किस रूप में धीरे धीरे हर उस चिंतन मनन या हर उस घटना दुर्घटना के साथ खड़ा हो जाता है और सरकार के सामने अपने दायरे में उसकी अपनी समझ 5 किलो अनाज वाली हो जाती है। इससे ज्यादा विभत्स स्थिति कुछ हो नहीं सकती है क्योंकि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त को अपना अगर विरोधी मान लिया है और विरोधी मानते मानते देश विरोधी करार देने की स्थिति में भी आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि इस देश के भीतर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संविधान द्वारा चेक एंड बैलेंस देते थे, अब वह भी खत्म हो गए हैं क्योंकि सरकार की बात अल्टीमेट मान ली जा रही है, अल्टीमेट तरीके से उसे परोसा जा रहा है, अल्टीमेट सच उसी को माना जा रहा है और उसी को इस देश के लिए विकास का पथगामी माना जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। इस देश में नोबेल पुरस्कार मिला अभिजीत बनर्जी को। अभिजीत बनर्जी ने जिस चीज पर काम किया था वो काम बड़ा साफ था कि जो पॉवर्टी है इंटरनेशनली, उस पॉवर्टी को कैसे दूर किया जाए। सरकार इसे नहीं पचा पाई। बाद में प्रधानमंत्री उनसे मिले, जरूर नहीं पचा पाई।
रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड मिला, उन्होंने जिस तरीके से देश के भीतर के उन मुद्दों को उठाना शुरू किया जिन मुद्दों को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा था या आंख मूंद दे रहा था, सरकार उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। पुलित्जर सम्मान जो मिला, पुलित्जर पुरस्कार जो कश्मीर के 3 फोटोग्राफर्स को मिला, उन 3 फोटोग्राफर्स ने धारा 370 हटाए जाने के बाद जो संचार व्यवस्था पूरी घाटी में ठप थी, उस दौर के उस जीवन को अपने कैमरे में कैद किया और उसके जरिए उन्हें सम्मान मिला। सरकार इसे नहीं पचा पाई। हम इसके जरा से आपको अतीत में लिए चलते हैं, क्योंकि जब पुलित्जर पुरस्कार का जिक्र होता है और इस तस्वीर को, जो कल जो तस्वीर आई और उस पर कमेंट कर दिया गया कि यह तस्वीर इसलिए ली गई है कि इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल जाए। अपने ही देश में अपना ही नागरिक, अपने ही व्यक्ति की मौत हुई है, अपने ही देश का बच्चा उसको देख रहा है, अपने ही देश की सेना की मौजूदगी है, अपने ही देश का फोटोग्राफर है वहां पर, किसी अवस्था में जिस भी गोली से मरा। लेकिन इस तस्वीर को लेकर हमें लगता है कि याद कीजिए, पिछले दिनों जब, इससे पहले जब कश्मीर के 3 फोटोग्राफर्स को मिला पुलित्जर पुरस्कार, यासिन डार, मुख्तार खान और चनी आनंद को, वह तो मान लीजिए कश्मीर को लेकर था। लेकिन उससे पहले याद कीजिए, 2 साल पहले 2018 में अदनान अबीदी थे और दानिश सिद्दीकी थे। इन्हें मिला था जो रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं, जो म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर को पार कर रहे थे। उसमें एक बच्चे को गोली लग गई थी, एक बच्चे को मां दाहिने, एक पिता दाहिने हाथ से पकड़े हुए, दूसरे में सामान पकड़े हुए नदी पार कर रहा है, उस पे उनको मिला। उस समय यह विचार क्यों नहीं आया? या फिर पुलित्जर पुरस्कार के परिस्थितियों को और ज़्यादा ऐतिहासिक तौर पर देखिएगा तो 2003 में गीता आनंद को मिला था। भारत की लड़की है और वॉल स्ट्रीट जर्नल की टीम में वो काम कर रही थी। 2003 में उस वक्त वहाँ पर स्कैंडल हुआ था अमेरिका में, जो सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स छापी गई थी कॉरपोरेट स्कैंडल को लेकर, और उस समय बुश ने भी उनकी पीठ थपथपाई थी। अब आप सोचिए, किसी देश का राष्ट्रपति भी उस समय पीठ थपथपाने से नहीं कतराता है, जो कि कॉरपोरेट स्कैंडल्स को उस समय अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल छापा था। और 2016 को अगर याद कीजिएगा तो संघमित्रा कलिता भारत की थी और वो लॉस एंजल्स टाइम्स के साथ थी। ब्रेकिंग न्यूज़ कैटेगरी में उनको पुलित्जर पुरस्कार मिला। वहाँ की मौजूदा सत्ता ने भी एक लिहाज से लॉस एंजल्स टाइम्स की पीठ थपथपाई। लेकिन हमारी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पाती है? और पुलित्जर पुरस्कार के सम्मान की परिस्थिति में तो याद आइएगा तो झुम्पा लाहिरी, जिन्होंने नैमशेक लिखा, उनका इंटरसेप्टर ऑफ मालदीव याद कीजिए। सिद्धार्थ मुखर्जी, इन्होंने तो कैंसर की बायोग्राफी पे किताब लिखी जिनको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता मिली। विजय शेषाद्री थे, जिन्होंने डेमेंशिया हो जाता है, लोग जो भूल जाते हैं और उस समय किस पीरियड में चले जाता है कोई व्यक्ति, उसकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखी, उस पर उनको पुलित्जर पुरस्कार मिला। पहला पुलित्जर पुरस्कार 1937 में दिया गया था। उस समय गोविंद बिहारी लाल थे, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर काम करते हुए ट्री सेंचुरी ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर साइंस के बारे में एक नई चीज़ें लिखी थी, किताब लिखी थी, उस पर उनको मिला था। हम लोग कहाँ से चले कहाँ आ गए? कमोवेश यही स्थिति आप देखिए। मैग्सेसे अवार्ड के समय रवीश कुमार को मिला तो सरकार ने आंखें मूंद ली, इस देश के मीडिया ने आंखें मूंद ली। लेकिन मैग्सेसे अवार्ड के एक इतिहास तो देखिए। विनोबा भावे को पहला मैग्सेसे अवार्ड 1958 में, 57 में शुरू हुआ था, 58 में पहला मैग्सेसे अवार्ड भारत के किसी को मिलता है तो विनोबा भावे को मिलता है। उसके बाद मदर टेरेसा को मिला, वर्गीस कुरियन को मिला, जेपी को 1965 में मिला। जेपी तो इंदिरा गांधी के उस वक्त साथ हुआ करते थे, कांग्रेस के साथ थे 1965 में। बाद में वो निकल कर आए और उन्हें जनता पार्टी और फिर जो आंदोलन इस देश के भीतर में इंदिरा गांधी के खिलाफ था, इमरजेंसी का वक्त हर किसी को याद है। लेकिन जेपी को मिला, सत्यजीत रे को भी मिला। लेकिन अरुण शौरी का पूरा काम कांग्रेस की सरकार के खिलाफ उस समय जो गोयनका थे, उन्होंने किस तरीके से पूरा इंडियन एक्सप्रेस चलाया था और रिपोर्ट्स जो अरुण शौरी छापते थे। लेकिन अरुण शौरी की पीठ भी इंदिरा गांधी ने ठोकी थी 1982 में, जब उन्हें मैग्सेसे अवार्ड मिला था, जबकि उनके खिलाफ सारी स्टोरी हो रही थी। उसके बावजूद भी उनको पुरस्कार मिला और उन्होंने पीठ ठोकी इंदिरा गांधी ने आकर। किरण बेदी की पीठ पीवी नरसिम्हा राव ने भी ठोकी, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ठोकी 94 में। लेकिन मौजूदा वक्त में यह सच नहीं होगा, मौजूदा वक्त में नहीं ठोकी गई। इसी तरीके से नोबेल सम्मान, हमारे यहां मौजूदा वक्त में 2 ही तो व्यक्ति हैं, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। दोनों ने जो काम किया, एक ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे काम किया, एक ने ग्लोबल पॉवर्टी को किस तरीके से खत्म किया जाए इसको लेकर काम किया है। भारत सरकार मान्यता नहीं देगी,
अब आप क्या करोगे? दरअसल इस सोच के ही रिएक्शन और रिपकल्शंस होते हैं कि जब हम इस 5 किलो अनाज की फिलॉसफी पे आते हैं। अगर आपके ताल्लुकात एजुकेशन से नहीं है, पढ़ाई लिखाई से नहीं है, दुनिया में क्या प्रयोग हो रहे हैं इस पे नहीं है, तो आपके लिए ये सबसे बड़े मिशन के तौर पर सबसे बेहतर स्थिति के साथ आ जाएगा। कुछ सवाल चूंकि हमारे पास आए थे, इसीलिए हमें लगा था कि इस पे कुछ काम करने की जरूरत है। आपको जानकर हैरत होगी, जो मिड डे मील दिया जाता है इस देश के भीतर में, मिड डे मील में 100 ग्राम चावल दिया जाता है, 20 ग्राम दाल दी जाती है, 50 ग्राम सब्जी दी जाती है, 5 ग्राम तेल दिया जाता है और बाकी नून अलग से पड़ता है। इसका जो पूरा एक बच्चे का जो भोजन होता है उसके हिस्से में आता है 4 रुपए 97 पैसे। इस 4 रुपए 97 पैसे में से 4 रुपीज 97 पैसे में से केंद्र सरकार देती है 2 रुपीज 98 पैसा, स्टेट देती है 1 रुपीज 99 पैसा। दोनों मिला के 4 रुपए 97 पैसे की एक भोजन बनता है, एक बच्चे को मिलता है। इसी तरीके से अपर प्राइमरी जो है उसको 150 ग्राम मिलता है। अपर प्राइमरी का मतलब हुआ 5वीं से 8वीं कक्षा तक। 150 ग्राम चावल मिलेगा, 30 ग्राम दाल मिलेगा, सब्जी 75 ग्राम बनेगी, तेल 7.5 ग्राम पड़ेगा और इसकी कीमत होती है तकरीबन एक बच्चे के हिस्से में आती है 7 रुपये 45 पैसे, जिसमें सेंटर पैसा देता है 4 रुपये 47 पैसा सेंटर देता है और स्टेट देता है 2 रुपये 98 पैसे, 2 रुपीज़ 98 पैसा, तो 7 रुपीज़ 45 पैसा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो कितनी कैलोरी और कितनी प्रोटीन जाती है। इनके हिस्से में 450 ग्राम, जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं 450 ग्राम कैलोरी जाती है, 12 ग्राम प्रोटीन जाता है। और जो अपर प्राइमरी होते हैं उनके हिस्से में 700 ग्राम कैलोरी जाती है, 20 ग्राम प्रोटीन जाता है। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि ये तो बच्चे हैं, बच्चों के हिस्से में भी जो कैलोरी जानी चाहिए वह एक दिन में कम से कम 1000 कैलोरी रहनी चाहिए, जो कि 450 जाती है। प्रोटीन जो बच्चों के हिस्से में आता है 12 ग्राम, वो कम से कम 20 ग्राम, और जिनके हिस्से में 20 ग्राम आता है उनके हिस्से में तकरीबन 35 ग्राम प्रोटीन रहना चाहिए, क्योंकि उसकी भी एक फिलॉसफी है। 0.8 यानी 800 ग्राम का बच्चा अगर है तो उसको 1 प्रोटीन चाहिए, उसके हिस्से में 0.1 प्रोटीन रहेगा, यानी 1 ग्राम प्रोटीन रहेगी। यानी 12 ग्राम प्रोटीन का मतलब है कि 15 केजी का बच्चा है, 20 ग्राम प्रोटीन का मतलब है 25 केजी का बच्चा है। उससे ज़्यादा अगर बच्चा है वेटेज तो उसको कम मिल रहा है प्रोटीन, लेकिन कैलोरी लगभग आधे से कम मिलती है। सवाल ये नहीं है, सवाल है जो इस देश के 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज दिया गया, यानी 5000 ग्राम अनाज दिया गया, उसको जब आप 1 महीने में कन्वर्ट करेंगे, यानी 30 दिन में कन्वर्ट करेंगे, तो 5000 ग्राम का मतलब है 30 दिन का 166 ग्राम एक दिन का। 166 ग्राम में 2 वक्त की रोटी है, सुबह और शाम में, यानी 83 ग्राम, ये एक व्यक्ति का है। लेकिन 5 किलो अनाज एक परिवार को मिल रहा है। यहां हम बच्चों का जिक्र छोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि वह मिड डे मील में जा रहे हैं, तो पति और पत्नी के हिस्से में आएगा 40-41 ग्राम अनाज का और 8 ग्राम चने का, क्योंकि 1 किलो चना दिया जाएगा, यानी 1000 ग्राम चना दिया जाएगा, जो 30 दिन के हिसाब से एक दिन के हिस्से में आएगा 33 ग्राम। और 33 ग्राम का मतलब है एक वक्त में 16 ग्राम, और 16 ग्राम का मतलब है 2 लोग खाएंगे तो 8-8 ग्राम। और इनकी कैलोरी के लिहाज से अगर आप देखना शुरू कीजिएगा तो मजदूर को कैलोरी जो मिलनी चाहिए वह मिनिमम कैलोरी जो उसके हिस्से में आएगी, मिनिमम प्रोटीन जो उसके हिस्से में आएगा, इस अनाज के लिहाज से उसको बच्चों को मिड डे मील के तहत दिए जाने वाली कैलोरी और प्रोटीन्स का भी लगभग 5वां हिस्सा है। इस भारत का सच बड़ा अजीबोगरीब है। इस देश के भीतर में लगभग 15 से 49 बरस के जो महिलाएं हैं, लगभग 51% महिलाएं कुपोषित है। इस देश के भीतर में हर तीसरा शख्स कुपोषित है, मेल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, कुपोषण जिसको कहते हैं। इसका मतलब है प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, विटामिन नहीं है, खनिज की मात्रा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश के भीतर के अगर गवर्नमेंट की रिपोर्ट हम देखें तो 40% बच्चे को तो पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, और हर तीसरे शख्स को भोजन पूरा पेट का नहीं मिल पाता है। इस देश का सच ये है। इसीलिए ये 5 किलो का अनाज भी आपको बहुत लगेगा, जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है ना, वह भी बहुत लगेगा। उन तक पहुंचे ना पहुंचे एक दूसरा खेल है। लेकिन
इस देश के जो 4 राज्य हैं, जिसमें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इस देश की पूरी जनसंख्या के लगभग 33% लोग यहीं पर हैं और लगभग 44 करोड़ हो गए इन 4 राज्यों में। इन 44 करोड़ लोगों में से लगभग 30 करोड़ लोग दोनों वक्त का भोजन नहीं मिल पाता है। उनकी कैलोरी और प्रोटीन तो दूर की बात है। इस दिशा में कहां सोचेंगे हम? इस दिशा में इसलिए सोचने का जिक्र हार्वर्ड और हार्वर्ड का कर रहे थे क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में, यहां तक कि मौजूदा वक्त में अफ्रीकन कंट्रीज में भी कैलोरी और प्रोटीन को आधार बनाया जाता है, उस आधार पे भोजन दिया जाता है, अन्यथा उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन भारत में यह नहीं संभव है। भारत की परिस्थितियों में यह भी चल जाता है। कैलोरी प्रोटीन तो दूर की बात है, अनाज भी दिया जा रहा है इतना, यह भी बड़ी बात मानना जाती है। इसीलिए हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत शायद दुनिया के 117 देशों में जो भूखमरी की स्थिति है, जहां पर भूखमरी, भारत का मौजूदा नंबर 133 का है। यानी 102 और 103 में पिछले 1-2 साल से भारत अटका हुआ है। भूखमरी की स्थिति भारत दुनिया के 103 देशों में, 117 देशों में से, सारे दुनिया के वह देश काउंट नहीं किए गए हैं। 117 देश जो काउंट किए गए हैं वह उस देश की इकोनॉमी के लिहाज से काउंट किए गए हैं। दुनिया के 200 देशों की फहरिस्त में 117 देश वो है जहां की इकोनॉमी में माना जाता है कि यहां पर गरीबी की रेखा से तो नीचे कोई नहीं होगा। लेकिन भारत की स्थिति उल्टी है। गरीबी की रेखा से तकरीबन नीचे 29 करोड़ और गरीबों की तादाद 80 करोड़। और उसमें बंटने वाला भोजन क्या, ये हमने आपको बताया। इसके भीतर का और सच देखिएगा तो भारत में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एक शुरू किया गया, उसके जरिए आप, लेकिन इसमें कैसे शुरू कर देंगे? कोई पैसा तो लगाना होगा। भारत की तरफ से जो पैसा लगाया गया उसका बजट बनाया गया, इस बार का 2020-21 का बजट बनाया गया 3,700 करोड़ रुपए का, जो सबसे ज्यादा है। पिछले साल 3,400 करोड़ था, इस बार ठोक के बता के कि हम बढ़ा रहे हैं 3,700 करोड़। 3,700 करोड़ का मतलब क्या है? 80 करोड़ लोगों को हम लोग लगभग 2 महीने का भोजन दे सकते हैं, यही मतलब है। लेकिन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो WHO के सामने रखा गया, जो यूनेस्को के सामने रखा गया, इसका मतलब था कि हम बेहतरीन भोजन दे रहे हैं क्योंकि इसके जरिए सरकार को दुनिया से पैसा भी मिलता है, पैसा आता भी है ऐसी योजनाओं के जरिए, और पैसा आया भी है। लेकिन हमने इसे सिर्फ अंडे और दूध के हिस्से में बांट दिया। अंडा भी नहीं दे पाते हैं, दूध भी नहीं दे पाते हैं। तो एक ऐसी परिस्थितियों में हमको लगता है इसके भीतर और जब चलिएगा तो आपको यह जानना चाहिए कि इस देश के भीतर का बजट क्या होता है। छोटे छोटे बजट हैं, जरा समझने के हम लोग बड़े छोटे छोटे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ 220 करोड़ का बजट है। महिला शक्ति केंद्र बनाएंगे, सिर्फ 100 करोड़ का बजट है, वह भी बढ़ा हुआ बजट जो 2020-21 में बजट में ऐलान किया गया। इससे पहले तो और कम था, इससे पहले 50 करोड़ का था। क्रच बनाया जाएगा बच्चों के लिए, सिर्फ 75 करोड़ का बजट है, इससे पहले 50 करोड़ का था। इस देश में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाया जाएगा, लड़कियों के रहने के लिए जो कामकाजी महिलाएं हैं, उसके लिए कितना? 150 करोड़। 150 करोड़ का मतलब है सरकार की खुद ही योजना बनाती है कि एक वर्किंग हॉस्टल जब आप बनाएंगे, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल बनाएंगे, तो उस पर आपको खर्च जो आएगा मिनिमम 2 करोड़ का खर्चा हो जाएगा। इमारत बनानी है, जमीन लेनी है, वहां तमाम सुविधाएं क्रिएट करनी है। इसका मतलब है कि 150 करोड़ दिया गया, जिसमें अभी लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है। और इस लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल करने के लिए हमको लगता है एक बजट और देखिए, वुमेन्स ट्रैफिकिंग जो होती है उसको काउंटर करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, रिहेबिलिटेशन करने के लिए, उनका पुनर्वास करने के लिए इसका बजट है 30 करोड़ का। और इस देश का कानून बतला रहा है कि 2019 में तकरीबन 15,000 महिलाएं और लड़कियां इसकी शिकार हुई। 15,000 लड़कियां महिलाएं शिकार हुई और बजट है 30 करोड़ का। 30 करोड़ में से एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक निकाल दीजिएगा तो लगभग बचेगा 22 करोड़ रुपए, और वो हर बच्चे के हिस्से में 10 करोड़ भी नहीं आएगा, 10,000 भी नहीं आएगा। तो इसके क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम एक खाना पूर्ति करने की परिस्थिति में है। इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसा विज़न नहीं है आधुनिक तरीके से हम चीज़ों को कैसे डेवलप कर सकें। इसका मतलब ये है कि हम उस एजुकेशन से दूर भाग रहे हैं जिस एजुकेशन को दुनिया में मान्यता है लेकिन भारत में मान्यता नहीं होगी। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की थी, जिसमें जिन सवालों को हम उठा रहे हैं, ये सवाल तो इन जनरल मिनिस्ट्री से उठ जाने चाहिए, ये सवाल तो पार्लियामेंट में यूं ही उठ
जाने चाहिए। ये सवाल तो संसदीय कमेटी को यूं ही उठा देने चाहिए। इन सवालों पे तो सुप्रीम कोर्ट को यूं ही एक्शन ले लेना चाहिए, सुओ मोटो के तौर पर एक्शन ले लेना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें तहस नहस हो गई, क्योंकि इनको बताने दिखाने की परिस्थितियां में मीडिया की आंखों में भी एक पट्टी लगाई गई, क्योंकि उसकी जो जरूरतें हैं, हर के दायरे की एक अपनी जरूरत होती है। उस दायरे की हर जरूरत को धीरे धीरे सत्ता ने अपने अनुकूल कर लिया। एक मीडिया की जरूरत होगी, एक सांसद की जरूरत होगी, एक मंत्री की जरूरत होगी, एक नौकरशाह की जरूरत होगी, एक जज की जरूरत होगी। सारी जरूरतों को अगर सत्ता ने अपने साथ जोड़ लिया तो फिर एजुकेशन की जरूरत क्या है, और पढ़ाई लिखाई की जरूरत क्या है, और फिर नोबेल सम्मान किसी को मिले, मैग्सेसे किसी को मिले, पुलित्जर किसी को मिले, वो कितनी भी मेहनत इस देश में प्रोफेशनल करे, उसका कोई महत्व इस देश के भीतर में नहीं है। तो क्या भारतीय सत्ता मौजूदा वक्त में भारत को एक ऐसे युग में ले जा रही है जहां पर विज्ञान मायने नहीं रखेगा, कोई तर्क मायने नहीं रखेगा, यानी साइंटिफिक तरीके से कोई सोच मायने नहीं रखेगी। और मौजूदा वक्त में यह सवाल सिर्फ 5 किलो अनाज भर से नहीं जुड़ा है। जरा समझने की कीजिए, मौजूदा वक्त में शायद 1947 के बाद से अभी तक ऐसे मुश्किल हालात भारत के सामने नहीं आए थे, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, चाहे वैदेशिक नीति के तौर पर हो, चाहे अर्थव्यवस्था के तौर पर हो, चाहे सामाजिक तौर पर हो, चाहे राजनीतिक तौर पर हो। इतने संकटकालीन स्थिति से भारत कभी भी एक साथ नहीं गुजर रहा था। और शायद मौजूदा वक्त में इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत इस देश की सत्ता संभालने के लिए हो चली है जहां पर जो सबसे समझदार हो। हम कोई नेहरू से मोदी तक के जिक्र में किसी को चुनने नहीं कह रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त की यह मांग है कि भारत को एक नेतृत्व ऐसे हाथों में होना चाहिए जो शायद साइंटिफिक तरीके से चीजों को सोचे, जो शायद एजुकेटिव तरीके से चीजों को ले, जिसकी कूटनीति अपने आप में दुनिया को बेचैन कर दे, जो भारत को और आगे ले जाने की स्थिति में ले आए। भारत का मार्केट, भारत के लेबर, भारत का प्रोडक्शन, सिर्फ चीजों को बैन कर देना, हम चीजों को डेवलप कैसे करेंगे, यह सोच अगर नहीं होगी तो फिर देश कैसे बचेगा। यही मौजूदा वक्त का हमें लगता है सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए इस पे जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।